हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज भी हिंदी की वीडियो है और कल को आएगी उत्तराखंड की वीडियो। तो दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें साहित्य से भी प्रश्न लिए गए हैं, बाकी और भी हिंदी में दोस्तों स्कोर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी दोस्तों आप मेरिट में बन पाएंगे। बाकी हिंदी, उत्तराखंड, रीजनिंग और जीके में सब कुछ आपको सब कुछ लगभग पढ़ना ही पड़ेगा। करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए आप हिंदी हर रोज़ दोस्तों मेरी वीडियो को आप प्रैक्टिस के रूप में ज़रूर लिया करें और बाकी आप बुक से पढ़ें। यानी कि कोई वीडियो देख के आपका हो जाएगा, पर आपको बुक से भी पढ़ना पड़ेगा या और भी किसी चैनल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे चैनल से पढ़ें, आपको जहाँ से जो कुछ मिल रहा है आप सिर्फ पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बुक से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और आपको बताना है कि आपके इतने में से कितने सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह का एक अलग प्रश्न है जो कि उत्तराखंड के परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो उसी से संबंधित एक प्रश्न आपके लिए बिल्कुल नया है। इनमें से किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में बनते हैं तो जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसे देख सकते हैं, जो पटवारी, बीडीओ, बीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक की भी तैयारी कर रहे हैं और बाकी जो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको जरूर देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी दोस्तों, आप ये सब सिलेबस में जो इतने रचनाकार हैं तो ये आपको, इसलिए मैंने ये ऑप्शन आपके सामने बनाया कि इनमें से किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, लीलाधर जगुड़ी या फिर आपका ऑप्शन है शैलेश मटियानी। सबसे पहले दोस्तों हरिशंकर परसाई जी से चलते हैं। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो दोस्तों, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1982 में। 1982 में इनकी रचना थी विकलांग छरदा का दौर। विकलांग छरदा का दौर, ये इनकी रचना थी। इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरिवंश राय बच्चन, इनको भी 1968 में जब सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तब इनको दिया गया था क्या दोस्तों? दो चट्टानों के लिए इनको दिया गया था क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको भी सम्मानित किया गया था। बाकी लीलाधर जगुड़ी जी के बारे में आप जानते होंगे। इनका दोस्तों अनुभव के आकाश में चाँद, अनुभव के आकाश में चाँद, मैंने पहले भी बताया आपको, अनुभव के आकाश में चाँद 1997 में, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब दोस्तों, अनुभव के आकाश में चाँद के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। या फिर इनमें से पूछा जा सकता है हरिवंश राय बच्चन, इनकी भी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और भी बहुत सारी, तो इनसे भी प्रश्न बना है। बाकी शैलेश मटियानी जो ऑप्शन डी है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी शैलेश मटियानी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और इन्होंने विकल्प पत्रिका भी प्रकाशन किया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इनका जो बचपन का नाम था वो रमेश चंद्र मटियानी था, वो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतने आपने जान लिए, बाकी इनसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रस, दोस्तों रस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि आयोग हर बार कुछ ना कुछ बदल के पूछता है। बाकी जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कि रस और अलंकार तो आने ही आने हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। इसमें आपको रस बताना है, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस या फिर हास्य रस। तो दोस्तों, इसका आपको थोड़ा बहुत अर्थ तो समझना होगा। देखी सुदामा की दीन दशा, अब आपने जो सीरियल आता था पहले तक श्री कृष्णा, जो रामानंद सागर, तो अगर आपने देखा होगा उसमें तब भी आप समझ गए होंगे क्योंकि पहले तक तो देखते सभी आपने देखे होंगे लगभग रामायण, ये जो बचपन में पहले तक जब भी आप उस समय स्कूल पढ़ते होंगे तो उस समय आपने ज़रूर देखे होंगे। बाकी जो गोपी बहू या फिर और सब आते थे जो भी, वो भी सब देखे होंगे। खैर छोड़िए कि मतलब देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। अब इसमें दोस्तों क्या है कि सुदामा की जो दरिद्रावस्था आपने देखा होगा कि उसमें धोती पहन के लाठी करके तो फिर उसमें आया था। तो सुदामा की दरिद्रावस्था को देखकर कृष्ण का रोना, तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा की दरिद्रावस्था को देखकर कृष्ण का
रोना और उनकी आंखों में मतलब कि आंसू आ गए, तो वही सब इसमें बताया गया। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा कि करुण रस। रोए तो ये करुण रस इसमें हो जाएगा दोस्तों। अगर माना इसमें आ जाएगी इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि दोस्तों बड़ा चढ़ाकर जिसमें जैसे बात की गई तो वहीं पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक बताया था कि आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो उसी तरह से ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी रसों की संख्या 9 मानी गई है, बाकी 4 हैं, 5 और हैं, आगे कभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में पूछा जा चुका है, उत्तराखंड के ही। शब्द की शक्तियाँ कितनी होती हैं? शब्द की शक्तियाँ कितनी होती है? 3, 4, 8, 13। जो लोग 8 वाले हैं बिल्कुल गलत, 13 वाला बिल्कुल गलत, 4 भी नहीं है, इसका सही उत्तर है 3। शब्द की शक्तियाँ 3 होती हैं। अब कौन कौन सी होती है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शब्द शक्ति के दोस्तों कितने भेद होते हैं, पहले आपको ये बिल्कुल याद रखना है। तो ये आपको शक्तियाँ कितनी होती है, भेद कितने होते हैं, तो इस तरह से अगर एग्जाम में आता है तो आपके होते हैं कितने भेद, 3 भेद। अब कौन कौन से? वाच्यार्थ वाच्य शब्द शक्ति, यानी कि इसको आप छोड़े अभिधा। अभिधा अब आपको याद हो गया, अभिधा अगर आपने पढ़ा होगा तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो ये 3 होते हैं। ये आप बिल्कुल याद रखिए कि शब्द की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, पापू या फिर कागेसी। तो द्रविड़ प्रकार की दोस्तों जो परिवार की भाषा जो कन्नड़ होती है, इस तरह की तमिल जो नीचे दक्षिण भारत में बोली जाती है वो होती है द्रविड़ प्रकार की भाषा है। बाकी हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय, भारत और यूरोपीय, तो भारोपीय प्रकार की हिंदी हमारी भाषा हो जाएगी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी और भी फैक्ट मैंने पिछले वीडियो में बताए, हिंदी दिवस से भी आते हैं, सम्मेलन और भाषा परिवार कहाँ बोली जाती है, यूपी में, इस तरह से जो प्रश्न बनते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें दोस्तों आप रट नहीं सकते कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, लघु वाक्य, उपवाक्य, तो ये सब सरल, संयुक्त, मिश्र, तो इन्हें आप दोस्तों रट नहीं सकते, क्योंकि इन्हें आपको माना एग्जाम में नहीं आएगा, दूसरा आएगा, तो आप इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आप पहचानना सीख जाएंगे कि आपका गलत नहीं होगा। बाकी आयोग एग्जामिनर क्या करेगा कि बहुत सारे वाक्य हैं तो कमी नहीं है वाक्यों की, एग्जामिनर कुछ भी नया बना के आपके सामने रख देगा, तो आपको पहचानना आना चाहिए बस, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, कैसा वाक्य है? तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरे भाई कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पर आपने परंतु एक ये पहचान लिया, बीच में परंतु दिख जाए या दिख जाए दोस्तों क्या? किंतु, किंतु, परंतु, इसलिए, इसलिए, तो, फिर भी, अगर आपको ये दिखे तो आपको दोस्तों क्या करना है वहाँ पर? तो अब आपको क्या करना है? संयुक्त वाक्य आपको ही टिक करना है। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपको मिलेंगे उसमें, किसमें? संयुक्त वाक्य में। बाकी परंतु, किंतु, इसलिए, फिर भी, तो इसमें होते हैं। बाकी सरल वाक्य में क्या होता है कि सरल वाक्य, साधारण वाक्य ये होते हैं, मतलब कि सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल वाक्य, मतलब कि इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, जैसे शेखर बाजार जाता है, तो इसमें क्या है? बिल्कुल एक साधारण सा है, किसी सरल वाक्य हो जाएगा, शेखर बाजार जाता है, तो ये बिल्कुल आपका इस तरह का वाक्य हो जाएगा। तो बाकी अगर एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक सरल, एक संयुक्त और एक कौन सा? मिश्र। तो ये एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। 8 भेद बहुत लंबे हो जाएंगे। संयुक्त वाक्य जैसे विधानवाचक, जो संयुक्त वाक्य तो इसमें हो गया, विधानवाचक, प्रश्नवाचक और भी बहुत सारे वाक्य, इसमें 8 वाक्य होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? आजकल आपने देखा होगा कि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आजकल बन जाते हैं, या बीच में भरने के लिए दे देगा, भरने के लिए इस तरह से कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को यहाँ पर डैश कहते हैं, तो कहते हैं शब्द डैश डैश यहाँ पर भरने के लिए आपको मिल सकता है। तो आजकल इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आज एग्जाम में बन जाया करते हैं।
दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को कहते हैं संधि नहीं कहते हैं। तो यह है दोस्तों क्या, समास। समास, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप और संधि मतलब कि मेल उनका। तो बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची। दोस्तों हर एग्जाम में लगभग उत्तराखंड के बनाई है। पर्यायवाची आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। बाकी मैं आपके लिए डिटेल में इतने पर्यायवाची आपको याद करने हैं, वो बहुत जल्दी अभी वीडियो की शुरुआत हो जाएगी वर्णमाला से। तो निम्न में से कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग, अहि, सर्प, विषधर या फिर तुरंग। तो अहि नाग का है, सर्प भी है, विषधर भी है। बाकी तुरंग से आपको याद आ गया होगा बचपन से अगर आपने पढ़ा होगा। तो तुरंग, अश्व, हई, घोड़ा, घोटक, ये सब किसके होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों किसके? घोड़ा के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले एग्जाम में कई बार बन चुका है। अगला है कि हिंदी शब्दकोश में ख का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब एसआई में किस तरह से पूछा गया था कि हिंदी शब्दकोश में छ, यहाँ पर था ये वाला था इस तरह से, ये जो कि एक संयुक्त व्यंजन है, तो ये किसके बाद आता है? तो इसका सही उत्तर था क्या दोस्तों? क के बाद। अब कहेंगे जो लोग नए हैं ये कैसे आ जाएगा? तो दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन होता है इसका, जैसे वो करेंगे तो क धन सौ, तो इस तरह से ये होता है, ये बनता है हमारा क्या, ये छ। तो ये इस तरह से ये क के बाद आता है हमारा क्या, छ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी शब्दकोश में ख का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, ज्यों या फिर त्र। दोस्तों ये तो संयुक्त व्यंजन है, तो क का क्रम किसके बाद आता? क के हिंदी सब ख किसके बाद आता है? तो ख किसके बाद आएगा? तो क के बाद। तो क, ख, क, ख, ग, घ, अंगो। तो ये दोस्तों इसे तो आते हैं, बाकी क के बाद आएगा क्या, ख। तो बिल्कुल आसान था आपके लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य किसके अनुसार बनता है? कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार या फिर कर्ता के अनुसार या फिर तीनों? तो वाच्य दोस्तों कर्ता के अनुसार भी बनता है, भाव के अनुसार भी बनता है और कर्म के अनुसार भी बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया था। काशी नागरी परिचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में, 1993 में, 1898 में या फिर 1883 में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काशी नागरी परिचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। और 1893 में से 93 में एक जन्म भी हुआ था किसका? राहुल सांकृत्यायन का। हाँ, राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था कब? 1893 में। बाकी 1963 में शायद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इम्पोर्टेंट है राहुल सांकृत्यायन भी, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बचपन का नाम था इनका केदारनाथ पांडे। बाकी मध्य एशिया का इतिहास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1957 में। बाकी नैनीताल में भी इन्होंने अपना आवास लगाया था लगभग 1950 के आसपास। बाकी घुमक्कड़ परिवर्ती के थे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो मिलेंगे कल नए उत्तराखंड वीडियो के साथ। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।